नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नॉलेज विथ मस्ती में। आज ये हमारा साउंड का दूसरा पार्ट है। इसमें पहला पार्ट हम लोग देख चुके हैं, जो नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। साउंड, इसमें न्यूटन ने बोला है कि साउंड जब भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो एक नियत ताप पे जाती है, और इसको उन्होंने जो है प्रक्रम नाम दिया, क्या? आइसोथर्मल यानी समतापीय प्रक्रम। ठीक है, तो इनके अनुसार ये था। और इन्होंने इसके लिए क्या दिया है, फॉर्मूला दिया है कि v इज इक्वल टू रूट अंडर ई बाय रॉ। जबकि लेप्लास साहब ने जो है वो क्या कहा कि जब ध्वनि की जो है वो ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो कुछ टेम्परेचर में चेंज आता है, और वो प्रोसेस का नाम उन्होंने क्या दिया, रुद्रौष्म पद्धति दिया। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि रुद्रौष्म पद्धति के अनुसार प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो टेम्परेचर में कुछ चेंज होता है। किसने दिया था? तो लेप्लास साहब ने। जबकि आइसोथर्मल का थ्योरी किसने दिया था? तो न्यूटन साहब ने दिया था। इनके अनुसार v इज इक्वल टू रूट अंडर ई बाय गामा बाय रॉ था, जहाँ गामा क्या है, नियतांक है, सीपी बाय सीवी। सीपी और सीवी कुछ नहीं, नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, यहाँ लिखा हुआ देख सकते हैं, और नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा इसके बराबर होता है। लेकिन याद रखिएगा सीपी जो है हमेशा बड़ा होता है सीवी से। ठीक है, आगे मोनो एटॉमिक गैस और डायटॉमिक गैस क्या होता है। मोनो एटॉमिक गैस में गामा का मान देख सकते हैं 1.6 है, जबकि डायटॉमिक में गामा का मान क्या है, कम है। और यहाँ फार्मूला में आप देख सकते हैं लेप्लास साहब के जो फार्मूला, उसमें गामा जितना ज़्यादा होगा भी का मान उतना ज़्यादा होगा। इट मीन्स क्या है कि मोनो एटॉमिक गैस में ध्वनि का चाल ज़्यादा होगा और डायटॉमिक गैस में ध्वनि की चाल कम होगा। इसी पे निकालने के लिए देखिए हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ यहाँ दिख रहा होगा तो, कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस है, इन दोनों में चाल का रेशियो निकालना है कि किसमें ध्वनि की चाल ज़्यादा होगी। तो बताए थे, इसमें देखिए यहाँ लिखा हुआ है गैस में ध्वनि का चाल जो है वो क्या बोलता है कि ध्वनि की चाल जो है वो गैस के द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। इतना तामझाम याद करने से अच्छा यही है, याद रखिए V1 इज इक्वल टू V1/V2 इज इक्वल टू रूट अंडर M2/M1। यहाँ देखिए निकाल के देख लेंगे, इसमें निकालना था रेशियो, यहाँ देखिए निकालते हैं। V1/V2 किए, रूट अंडर किए, V2 तो M2 का मान निकालेंगे। M2 देखिए ऑक्सीजन है 16 दूनी 32, और नीचे हाइड्रोजन का लिए 2, और काट छाट के यहाँ पे निकाले हैं 4:1 के रेशियो। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन में जो ध्वनि का चाल होगा वो ऑक्सीजन के तुलना में 4 गुना अधिक होगा। तो इससे यह क्या निकलता है कि भारी गैस में ध्वनि की चाल कम होगी, ठीक है, और हल्के गैस में ध्वनि की चाल अधिक होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारी गैस में ध्वनि की चाल कम होगी, जबकि हल्के गैस में ध्वनि की चाल अधिक होगी। सबसे हल्का गैस कौन सा होता है? तो हाइड्रोजन, याद रखिएगा। दूसरा सबसे हल्का गैस हीलियम। दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो हमेशा याद रखिएगा पहला हल्का गैस कौन सा है, तो पहला हल्का गैस जो है वो है हाइड्रोजन, जबकि दूसरा हल्का गैस है हीलियम। तीसरा, अगर गैसीय तत्वों में सबसे भारी पूछे तो रेडॉन, लेकिन ओवरऑल सबसे पूछे कि सबसे भारी गैस कौन सा है, तो याद रखिएगा टंगस्टन हेक्साफ्लोराइड। ठीक है, अब आते हैं तरंग क्या है। तरंग जो है वो क्या है, एक तरह का डिस्टर्बेंस है, और ये विक्षोभ उत्पन्न करते हैं। जैसे आप लोगों ने तालाब वगैरह में कभी गए हो, मन नहीं लगता होगा, तो पत्थर फेंक के देखे होंगे, तो पानी क्या होता है, फैलते आता है। तो वही चीज़ है वेव। ये जब फैलता है ना, तो कण जो है वो आगे पीछे या ऊपर नीचे गति करते हैं, ठीक है। लेकिन कण जो है वो अपने ही स्थान पे आगे पीछे या ऊपर नीचे गति करते हैं। कण जो है वो स्थिर रहते हैं, गति तो करते हैं बट एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं, गति करते वहीं पे एक दोलन गति करते रहते हैं। तो याद रखिएगा तरंग में जो है यानी वेव में सिर्फ ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ठीक है। लेकिन एक होता है आंतरिक तरंग। तो आंतरिक तरंग में याद रखिएगा कि ऊर्जा के साथ साथ संवेग का भी स्थानांतरण होता है। क्वेश्चन के बार पूछ देता है कि इनमें से किसके साथ ऊर्जा और संवेग का स्थानांतरण होता है, आंतरिक तरंग, तरंग, या फिर आयांतरिक तरंग, इस तरह करके दे जाएगा। तो याद रखिए यांत्रिक तरंग में, और सिर्फ तरंग में पूछेगा तो सिर्फ ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। अब देखते हैं तरंग के बारे में। तो तरंग दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मैकेनिकल वेव और दूसरा होता है नॉन मैकेनिकल वेव, यानी आंतरिक और अयांत्रिक तरंग। अगर मैकेनिकल वेव की देखें तो मैकेनिकल वेव में दो आता है, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव यानी अनुप्रस्थ जो है ये हमारा लाइट का तरंग होता है, यानी जो साउंड जो लाइट होता है वो कैसा है, अनुप्रस्थ तरंग है, यानी ट्रांसवर्स वेव है। याद रखिएगा इसमें श्रिंग और गर्त का निर्माण होता है, चिसा हुआ, सॉरी याद रखिएगा, बोल रहे हैं उनको सुन लीजिएगा। ये श्रिंग और गर्त का निर्माण करता है। श्रिंग या गर्त का मतलब सर ऐसे ऊपर जाएगा, हेलेक्स मॉडल बनाएगा, ठीक है। जबकि अनुदैर्ध्य तरंग जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव साउंड का, वो क्या होता है, वो विरलन और संपीड़न का निर्माण करता है। आप लोग देखे होंगे वीडियो ऑडियो अगर रिकॉर्ड करते होंगे तो उसमें एक लाइनिंग आता है, ठीक है। तो वही होता है संपीड़न। जहाँ पे घना हो जाएगा वो क्या है, संपीड़न है, और जहाँ पे धीमा होगा वहाँ विरलन है। तो कई बार पूछ जाता है कि संपीड़न और विरलन का निर्माण किस तरंग में होता है, तो याद रखिएगा एनटीपीसी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये अनुदैर्ध्य तरंग में होता है, नहीं लॉन्गिट्यूडनल वेव में होता है, जबकि श्रिंग और गर्त का निर्माण अनुप्रस्थ तरंग में होता है। ओके, आगे हम लोग आते हैं, नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव में आते हैं, जिसमें हम लोग क्या आप देखेंगे,
इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं। निर्वात और माध्यम, ये दोनों में ट्रैवल कर सकता है। नॉन मैकेनिकल वेव दोनों में ट्रैवल कर सकता है। इसकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, ये उदासीन होता है। और चाल अगर बात करें तो जितने भी नॉन मैकेनिकल वेव यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं वो सारे के सारे किसको फॉलो करते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी प्रकाश की चाल से चलते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। बहुत सारे, जैसे एक्सरे है, अल्ट्रासोनिक वेव है, विजिबल रेज है, आपका रेडियो है, आपका माइक्रोवेव है, ये सब बहुत सारा है, पढ़ेंगे। अगर चाल की बात करें, स्पीड की चाल की, तो ये दोनों याद रखिएगा, आवृत्ति और वेवलेंथ के गुणनफल के बराबर होता है चाल। म्यू यानी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, और ये यानी वेवलेंथ यानी लैम्डा जो है वो वेवलेंथ को बताता है। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो चाल निकल जाएगा। बाकी इसको याद रखिएगा कि वेवलेंथ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है म्यू के। म्यू यानी आवृत्ति के, यानी आवृत्ति बढ़ेगा तो वेवलेंथ जो है वो घटेगा, और वेवलेंथ घटेगा तो आवृत्ति बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसी में देखिएगा कि अलग अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का अगर ऊर्जा निकालना हो यानी एनर्जी निकालना हो तो क्या करेंगे, तो एनर्जी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जितने भी अभी बताया हमने कि जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उन सभी का ऊर्जा वो डायरेक्टली डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा एनर्जी होगा। तो E=H/μ होता है। H कुछ नहीं है, प्लैंक कांस्टेंट है, जिसका मान देख लिया यहाँ पे लिखे हुए 6.625 × 10⁻³ जूल पर सेकंड। ये भी कई बार पूछ देता है प्लैंक कांस्टेंट का मान, तो याद रख लिया इसको। और यहाँ पे देखिए निकाला हुआ है कि E जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, वेवलेंथ का। यानी वेवलेंथ जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एनर्जी का मान उतना ज़्यादा कम होगा। तो दोनों चीज़ में हम लोग देख लिए कि वेवलेंथ का अपना अपना रोल है। आशा करते हैं अभी ये वीडियो समझ में आया होगा, और लाइक करिए, और अगर इसी तरह का वीडियो चाहते हैं लगातार तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।